हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एमनियन इन इवोल्यूशन। कि इवोल्यूशन जब हुआ तो उसमें मेनली हम कोडेट के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि एमनियन का क्या रोल रहा है जब ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुए हैं, मेनली कोडेट। तो ये जो बीएससी थर्ड सेम है उसका जो जूलॉजी फर्स्ट का पेपर है उसमें एक टॉपिक है। जो ये एमनियन वर्ड है ना, एक्चुअल में ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीन्स होता है मेम्ब्रेन अराउंड या फिर मेम्ब्रेन सराउंडिंग फिटस। क्या है? एमनियन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन सराउंडिंग फिटस। On the basis of presence and absence of this amnion layer, vertebrates are of two kind। कि वर्टिब्रेट को हमने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि जिनके अंदर एमनियन एब्सेंट है उन्हें तो हमने क्या नाम दिया, एन एमनियोट्स नाम दिया, और जिनके अंदर एमनियन प्रेजेंट है हमने उन्हें क्या नाम दिया, हमने उन्हें बोला एमनियोट्स बोला। और जो ये अन एमनियोट्स हैं ये क्या इंक्लूड करते हैं, दीज इंक्लूड्स पाइसिस यानी कि मछलियाँ, फिशिस एंड एम्फीबियंस। ये दो तो क्या है, पाइसिस और एम्फीबियन अनएमनियोट है। इनके जो फीटस है उसके सराउंड नहीं करती, मतलब उसके चारों ओर एमनियन लेयर प्रेजेंट नहीं मिलेगी। लेकिन जो एमनियोट्स हैं, एमनियोट्स के चारों ओर जो उनका एम्ब्रियो है उनके चारों ओर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मिलेगी, और उस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का क्या नाम है, एमनियन नाम है। इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड करेंगे, ये रेप्टाइल्स आएंगे, बर्ड्स आएंगे और मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स याद करने के लिए PARAM, परम। पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। एव्स को ही बर्ड्स का नाम दिया जाता है, बर्ड्स बोलते हैं। ये दो तो क्या है, अनएमनियोट। बचे हुए तीनों क्या है, एमनियोट्स हैं। ये वन ऑफ द डाइवर्स ग्रुप है वर्टिब्रेट का, अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन दीज आर कॉस्मोपोलिटन इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेजेंट इन वेरियस शेप एंड साइज। फर्स्टली जो एमनियोट थे उन्हें हम रेफ़र करते हैं कि जो फर्स्ट एमनियोट थे उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट एमनियोट से दीज वर बेसल एमनियोट्स, एंड दीज बेसल एमनियोट्स रिजेंबल स्मॉल लिजर्ड्स। कि किसकी तरह दिखते हैं, छोटे से लिजर्ड की तरह दिखेंगे। और इनका इवोल्यूशन हुआ था फ्रॉम एम्फीबिया। ऐसा माना जाता है कि जो ये बेसल एमनियोट से, पहले एमनियोट कौन थे, बेसल एमनियोट, ये छोटे स्मॉल लिजार्ड की तरह दिखते थे। और इनका जो इवोल्यूशन माना जाता है वो माना जाता है कि इनका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, एम्फीबियन से हुआ था, करीब करीब 312 मिलियन ईयर एगो, 312 मिलियन ईयर एगो पहले इनका इवोल्यूशन माना जाता है। जब पहले जो एनिमल है वाटर से बाहर आए, देखो इसका ये भी हम बोलते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्ट बताती हूँ कि जो एमनियन लेयर है, जैसे ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के चारों ओर ऐसे एमनियन लेयर मिलेगी और इसके अंदर भरा हुआ मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जैसे पहले तो क्या था कि जो पाइसिस है, एम्फीबियन है, इनके अंदर क्या था कि ये तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते थे, तो जो इनका एम्ब्रियो डेवलपमेंट था वो सारा कहाँ चलता है, वाटर में। और वाटर क्या करता है, इनके एग को कवर करके रखता है, उसे डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है, उसे डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करता है। लेकिन जैसे जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले जो ऑर्गेनिज्म है जो कि अर्थ पे रह रहे हैं, ये तो भाई पानी में रह रहे हैं। एम्फीबियन को कहा भी जाता है कि ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का जब इवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उनके एग को सराउंड करने के लिए, उनका जो फीटस डेवलप हो रहा है उसे सराउंड करने के लिए, उसे डेसिकेशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिहाइड्रेशन से, एक एमनियोटिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियन मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन की गई। तो जो फर्स्ट एनिमल पानी से बाहर आए, कि समुद्र से बाहर जो फर्स्ट एनिमल आए थे, उनके एग सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो एबल नहीं थे कि वो उस लैंड के ऊपर, लैंड का जो हार्श एनवायरनमेंट है उस हार्श एनवायरनमेंट के ऊपर वो सरवाइव कर सकें। जैसे हार्श कंडीशन क्या थी, कौन कौन सी कंडीशन थी जिन्हें वो फेस नहीं कर पा रहे थे, कि लैंड के ऊपर क्या था,
एक्सेसिव हीट प्रेजेंट थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट थी, हीट प्रेजेंट थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रहा था। एक्सेसिव हीट प्रेजेंट होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा था। दूसरा इसमें क्या था कि बिकॉज ऑफ ड्राई सराउंडिंग देयर मे बी मैकेनिकल शॉक, कि मैकेनिकल शॉक लगने का काफ़ी खतरा था बिकॉज ऑफ द ड्राई सराउंडिंग, कि बाहर जो ड्राई सराउंडिंग था उसकी वजह से मैकेनिकल शॉक लगने का काफ़ी खतरा था। और अगर कोई भी एग है बाहर ऐसे ही एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी जो पैथोजेंस हैं वो अटैक कर सकते हैं, प्रीडेटर हैं वो अटैक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए इन जो मेन 4 प्रॉब्लम थी, एक्सेसिव हीट वाला, मैकेनिकल शॉक वाला, पैथोजन और प्रीडेटर से बचने वाला, तो जो इन 4 ये जो कंडीशन थी, इन 4 कंडीशन से बचने के लिए, इन्हें ओवरकम करने के लिए जो अर्ली एमनियोट्स थे उन्होंने क्या किया, ऐसे एग बनाए जो इनको ओवरकम कर सके। और उन एग का क्या नाम था, क्लीडोइक एग नाम था। जो एक क्लीडोइक एग है ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल्स में, जो मेनली जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और प्रोटोथीरियंस है, जो एग लेइंग मैमल्स है, मोनोट्रीम्स जो एग लेइंग मैमल्स हैं उनकी बात अगर हम करें तो इनके अंदर क्लीडोइक एग प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्लीडोइक एग है इनका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, तो जो क्लीडोइक एग है उसकी क्या एडवांटेज थी कि वो कवर्ड मिलते हैं, कवर्ड विद पोरस, हार्ड एंड फ्लेक्सिबल शेल, कि उनकी जो एक क्लीडोइक एग है, इस क्लीडोइक एग क्या था कि ये इनके जो आउटर ये कवर था ये पोरस था, ताकि जो O2CO2 है उसका लेन देन हो सके, ट्रांसपोर्टेशन हो सके। वो हार्ड था ताकि प्रीडेटर उस पर फीडअप ना कर पाए, उसे ब्रेक ना कर पाए। और दूसरा था ये फ्लेक्सिबल सेल, की जो ऑर्गेनिज्म है अंदर एम्ब्रियो है वो जब बढ़े, उसकी ग्रोथ हो तो उसके अकॉर्डिंग इसका साइज़ भी बढ़ता जाए। दूसरा, मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम एग लेइंग टू गिविंग लाइव बर्थ, मतलब प्लेसेंटा फॉर्मेशन भी इनके इवोल्यूशन से ही हुई है, कि पहले ये रेप्टाइल्स ये जो पहले ओविपेरस कंडीशन थी इसके बाद ही इवोल्यूशन हुआ प्लेसेंटल मैमल का, जो वीवीपेरस कंडीशन आई वो इसके बाद में आई। इवोल्यूशन था जो फीटल मेम्ब्रेन का, स्पेशली एमनियोन का, उसने हेल्प की कि जो इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन ऑफ fetal membrane spatially amnion also helped them to reproduce independently from aquatic environment, की aquatic environment पे अब dependent नहीं थे organism for their reproduction। जो amnion है, amnion lies within chorion, की amnion है वो chorion के अंदर लाई करती है, and it help egg to prevent from dehydration and mechanical shock, की जो ऐसे बाहर कोरियन अंदर उसके एमनियन मिलेगी, बाहर ये कोरियन अंदर एमनियन, और ये जो एमनियन है ये जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उन्हें ओवरकम करती है, डिहाइड्रेशन को रोकती है, मैकेनिकल शॉक से प्रिवेंट करती है। हम बात करें यूथीरियन मैमल की, जो यूथीरियन मैमल्स है, इन यूथीरियन मैमल्स एमनियन फॉर्म एमनियोटिक सैक, और एमनियोटिक सैक की फॉर्मेशन करती है। इसे हम और क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं वोटरी सैक। और इस एमनियोटिक सैक के अंदर क्या भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि फीटस को क्या करता है, घेर के रखता है, सराउंड करके रखता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फीटल मेम्ब्रेन, इस फीटल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ, मेजर इवोल्यूशनरी रेडिएशन जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स की फॉर्मेशन हुई, मेजर इवोल्यूशनरी रेडिएशन हुई। और दूसरा कि अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी आई, किसमें, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज में, जैसे ओविपेरिटी आई, वीवीपेरिटी आई। ठीक है, अगर जैसे हम एमनियोटिक एग देखें तो इस तरीके से ऐसे एमनियोटिक एग प्रेजेंट है, ऐसे डबल कवरिंग हमने जो बनाई है ब्लैक कलर में, इसे हम बोलते हैं शेल। ये क्या है, शेल। और इसके अंदर ये ऐसे कोरियन एम्ब्रियो देखते हैं, ये बनाया हमने एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर
ऐसे ये एमनियोन प्रेजेंट है और इस एमनियोन के अंदर ये भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, और ये योक सैक है और इस योक सैक के अंदर भरा हुआ है योक, और इस तरीके से ऐसे ब्लड वेसल्स निकली हुई है। तो ये वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं एलेंटोइस। तो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हो गई, कोरियन, एमनियोन, एलेंटोइस एंड योक सैक। जो विविपैरिटी है वो एक टाइप का रिप्रोडक्टिव पैटर्न है जिसके अंदर फीमेल क्या करती हैं, यंग वंस को डायरेक्ट बर्थ देंगी। जो विविपेरस एमनियोट्स हैं उनके अंदर जो फीटल मेम्ब्रेन है उसने स्पेशलाइजेशन फंक्शन कर दिए हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन का, रेस्पिरेशन का, मैटरनल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ही जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है इन्होंने अपने फंक्शन स्पेशलाइज कर लिए इन केस ऑफ विविपेरस एमनियोट्स। तो ये था रोल ऑफ एमनियोन इन इवोल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।